ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का 26वां राज्य सम्मेलन नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ। इस मौके पर अलग अलग यूनियनें शामिल हुई जायज और हक उन्होंने नहीं कहा दे कि रहे हो, आगामी ओल्ड 20 पेंशन स्कीम मई खत्म को करके एक बड़ा एनपीएस लाते आंदोलन हो, और एक फिर बड़ी एनपीएस रैली लागू नहीं के होती, साथ यूपीएस उठा भारत बंद लाते हो, का ऐलान जब किया हमारा जाएगा, गला दबा रहे हो जबकि और केंद्र परिवारों सरकार की रोटी मजदूरों और नहीं चलने किसानों दे। के हक छीनने के इनकी अर्ज पार्टी को निकाली। भास था कि नीचे से जमीन खिसक रही है, इसलिए इन्होंने वो सारे इंतजाम किए ताकि वो चुनावों को अपनी मुट्ठी में रख सके। और उसके चलते हुए सारी कोशिशों के बावजूद बीजेपी 240 में आ गई। और दो बैसाखियां हैं, एक तरफ नीतीश बाबू है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है। बैसाखियों पे खड़ी हुई ये सरकार का घमंड और दंभ कम नहीं है, उसकी सोच और समझ पीछे नहीं गई है, आगे बढ़ी है और भी अपने रास्ते पे। और इसलिए वो एक जख्मी सांप की तरह, जख्मी शेर की तरह अब मैदान के अंदर है। जो इनकी स्पीड मजदूर और किसानों के खिलाफ एक्शन की पहली टर्म में थी, दूसरी टर्म में बढ़ी, जो दूसरी टर्म में थी अब बैसाखियों पे खड़ी सरकार की उससे कहीं ज्यादा रफ्तार है। और इस एक साल के भीतर, अभी तो वो साल भी नहीं हुआ, मई में चुनाव हुए थे ना, मई तो अभी शुरू नहीं हुई, आज तो हम अप्रैल में, तो अभी इनका इसी साल भी पूरा नहीं हुआ तो हमने हालात देख लिए किस तरीके से किसानों के ऊपर वो फिर से नया स्कीम लाया गया है, किस तरीके से तेजी से कहा जा रहा है कि हम हर हालत में लेबर कोड लागू करेंगे। और लेबर कोड लागू ही नहीं साथियों, जो लेबर कोड में लिखा है, आज नाम बताइएगा। मैं भारतीय किसान मजदूर जन सेवा यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारा ये संगठन पूरी लखनऊ से तो बाकी और अन्य जिलों में भी फैला हुआ है। हमारा अपने जिले खबरपुर, इसमें किसानों की, मजदूरों की लड़ाई को हम लोग बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेते हैं और जो भी समस्याएँ होती हैं, चाहे वो तहसील की हो, चाहे सरकार प्रशासन की हो, हर तरीके से हम लोग किसानों की, मजदूरों की लड़ाई को। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किसानों को आप लोगों ने एक साथ किया है, किसान भी जो है अपने धरने प्रदर्शन को उतारू और मजदूर भी अपने धरने प्रदर्शन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर परेशान है, भी धरना प्रदर्शन कर रहा है, काफ़ी अरसे से करते चले आ रहे हैं। क्या इसका कोई हल निकलेगा या निकलने वाला है? तो इसका हल तो कहीं ना कहीं निकलेगा ही, क्योंकि इसमें सरकार की अहम भूमिका है। वो हर तरीके से किसानों को, मजदूरों को दबाने का कार्य करते हैं। तो इसमें हम लोगों को एक साथ जो एक मंच पर आना होगा सारे संगठनों को। और जहाँ तक कि हम लोग हैं भी कोशिश करके संगठनों का एक मोर्चा बना है, संयुक्त किसान मोर्चा भारत, उसी में हम लोग हैं और प्लस इधर एडिटक से भी जुड़े हुए हैं। तो इसमें सब लोग जो है लड़ाई को लंबा खींचेंगे, क्योंकि सरकार ये इतनी आसानी से मानने वाली है। हर तरीके से हमेशा ये मजदूरों को, किसानों को दबाने का काम करती है और हर चीज़ को ज़्यादातर निजी क्षेत्र में देने के लिए है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो कृषि सेक्टर हो, सबको जो है प्राइवेट करने को उठाते हैं। इसमें बेरोजगारी बहुत बढ़ेगी, महंगाई तो है ही है और भी बढ़ जाएगी, कर्जा भी बहुत हो जा रहा है विदेशों पर, तो सरकार ने ले लेकर के यही सब चीज़ें हैं कि इस लड़ाई में हम लोगों का बहुत मजबूती से सब लोग लगे हैं। और दूसरी चीज़ आती है ये आपका, जैसे एनडीए है, आवास विकास है, ज़मीनें ले रखी हैं, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अभी एक लड़ाई में भी चल रही है, तो वहाँ पर किसानों को बगैर पैसा दिए हुए सब खेती किसानी वाली ज़मीनें खड़ी फसलें बिकवा दी गई। उनको जो है वहाँ पे हमारा जो है तो चल रहा है, क्या नाम है, मंच वगैरह लगा है संयुक्त किसान मोर्चा का, तो वहाँ पे धरना चल रहा है। धरना करीब जो है 7 महीने से चल रहा है। वहाँ पर 40-50 लोग जो है हमेशा बने रहते हैं, खाना पीना सब वही करता है, करते हैं। तो इस तरीके से लड़ाई है, क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि सुनने को तैयार नहीं है।
लाठी के बल पर PSC लगा के PSC लगा के वहाँ पे जो है अडानी ग्रुप के जो बाउंसर हैं वो सब आकर के जो है ज़बरदस्ती करने का काम करते हैं, कहीं कपड़े बिकवा देते हैं, कहीं सूचना देते हैं, ये सब चीज़ें हैं और लड़ रहे हैं हम लोग। देखो कहाँ जो भी आपकी समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, कब तक की लड़ते रहेंगे? कोई तो अंत होगा इसका। देखो जब तक हिम्मत है तब तक लड़ते रहेंगे, बाकी कुछ न कुछ तो होगा ही। वैसा तो है नहीं कि सारी जो भी आपकी मांगे हैं वो नहीं पूरी हुई तो अगला आखिरी कदम क्या होगा? आखिरी कदम यही होगा कि मरने मारने की नौबत आएगी, उसमें मर जाएंगे या मार देंगे, और इसके अलावा हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं भाई, जब खेती किसानी ज़मीन नहीं बचेगी, खाने पीने गल्ला नहीं होगा तो यहाँ जिंदा रहकर करेंगे। जिस तरीके से बताया आपने कि 7 महीने से हम धरने पर बैठे हैं, हम लोगों का धरना बरकरार है, जैसी आपकी जैसी बहुत सी भी विभाग हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो धरने प्रदर्शन कर रही हैं किसी न किसी मांगों को लेकर के, तो क्या लगता है कि सन 2027 में इलेक्शन भी है और सरकार ये भी दावा कर रही है कि हमारी सरकार गरीबों के साथ है, गरीबों के हित में काम कर रही है, कर भी रही है? गरीबों के साथ भी सरकार ये बिल्कुल नहीं है, ये केवल उनका जुमला है, और ये जिस हिसाब से काम कर रहे हैं ये केवल गरीबों को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। निजी क्षेत्रों में सब पूरी खुदियों को देना चाहिए। कैसे कहते हैं कि वो ख़त्म कर रहे हैं? हम अनाज भी दे रहे हैं, इलाज भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं। नहीं तो वो अनाज न देना, हमको अनाज की उनकी आवश्यकता नहीं। वो हमारे ये जो छुट्टा जानवर हैं चल रहे हैं, इससे अगर सुरक्षा हो जाए तो हमको इनके अनाज की जरूरत नहीं, उनसे ज़्यादा तो हम कमा करके अपने खेत से खाएंगे और 5 लोगों को और भी खिला देंगे। तो उनके पर अनाज देने के लिए 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं उसकी हमको आवश्यकता नहीं। ठीक, क्या कहना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहना चाहेंगे कि ये आवाज़ जो है अब आप लोग जो है बढ़ कर के आगे दिखाएँ, उससे पब्लिक में जागरूकता है। और ये परेशान है, ये गए नहीं, तो महिलाओं में भी गुस्सा है, नौजवानों में भी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से विद्यार्थियों में और टीचर्स की मूवमेंट में एक समझ में आ रही है उनको, ये केवल कमर्शियलाइजेशन नहीं है, सिलेबस चेंजिंग भी है, अपने मनोनीत करके व्यक्तियों को बिछा करके कैंपसेस के अंदर मूवमेंट्स और एजिटेशंस को रोकने के लिए भी है, और शिक्षा का कम्युनलाइजेशन करने के लिए भी है, केवल कमर्शियलाइजेशन नहीं, सांप्रदायिकरण के लिए। इसलिए शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, वो भी आंदोलित है, ये सब इनकी जहन में था, इनको मालूम था। इसीलिए इलेक्शन कमीशन की बनत को चेंज करने के लिए इन्होंने उसके चयन की समिति को बदल दिया। और फिर आपने सुना कि अरुण गोविल ने इस्तीफा दिया, 3 मेंबरों में 1 सीट खाली पड़ी, 2 में से 1 ने इस्तीफा दिया और कहलवाया कि मेरे निजी कारणों से इस्तीफा है। लेकिन कारण क्या था? अरुण गोविल ने पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जिसके तहत चुनाव होता है, उस पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ठप्पा लग के, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में आज भी लिखा है, और लिखा है कि ईवीएम की आवश्यकता बहुत इमरजेंसी में हो तो भी कमती करनी चाहिए, मुख्यतः चुनाव बैलेट से होना चाहिए। अरुण गोविल ने ये बात इलेक्शन कमीशन में कही तो अरुण गोविल से इस्तीफा ले लिया गया, और जो 2 सीट खाली हुई उस 2 सीट को भरने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक्ट को चेंज करके चीफ जस्टिस को बाहर फेंक के, और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन का गठन किया, और जिस इलेक्शन कमीशन ने अपना जो खेल खेलना था वो पूरा खेला। तो हम ये अच्छा, गिग वर्कर्स से आपने अच्छी बात कही। इस यूनियन बजट में सरकार ने कहा था कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए हम बहुत सी बेनिफिशियरी स्कीम्स ला रहे हैं, उनके बेनिफिट्स कर रहे हैं, वो क्या है? देखिए, उनको ई श्रम में पंजीकृत करने की बात कही गई। ई श्रम में सरकार ने इस तरह से बांध रखा हुआ है, आज कोई ई श्रम में पंजीकृत व्यक्ति की डेथ हो जाती है, डेथ आज हो रही है, लेकिन उसका आवेदन श्रम विभाग नहीं देगा। क्योंकि उनके यहाँ कैलेंडर 5 साल पीछे चल रहा है।
5 साल पहले अगर आप मरे हैं तब वहां जाइए। अब उस 5 साल के अंदर उनके यहाँ मतलब 20 चल रहा है, 21 चल रहा है, अभी 22 में पहुंचने वाले हैं। अभी आज जिसकी डेथ हो रही है उसको मदद की जरूरत है, उसी परिवार को, तो उनका कैलेंडर ही 3-4 साल पीछे चल रहा है। ई श्रम का जो सवाल है और उसका कोई लाभ, कोई बेनिफिट ई श्रम में पंजीकृत श्रमिकों को अभी फिलहाल मिल नहीं रहा। केवल एक सर, बात जितनी कही भी गई समस्याएं आपने गिग बताई, वर्कर्स को लेकर के एक गोल्डन कार्ड की बात कही गई है कि वो बनाया जाएगा, गिग वर्कर्स को मेनली लेकर के कहा गया है, वो अभी प्रक्रिया के अधीन है, पर अभी वो पूरी तरह से हुआ नहीं। सर जिस तरीके देखा जा रहा है काफी समय से हर स्थानों पे, बहुत से स्थलों पे धरने प्रदर्शन तक किए गए हैं, ठीक है, मजदूरों को लेकर के। जो भी मजदूरों की समस्याएं हैं इनको कितनी जल्दी हल किया जाएगा, इनकी कैसे इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा, किस तरीके से इनका कल्याण होगा? सर कुछ दिख तो नहीं रहा है, मगर जो धरने प्रदर्शन आप लोगों के जारी हैं, कार्यक्रम जारी हैं, सर इससे क्या नतीजा होगा आगे का? ये ऐसा है कि धरने प्रदर्शन से जल्दी समस्याओं का हल नहीं होगा, ये तो एक सवाल है। जो सवाल हल थे अब उन पर कुठाराघात हो रहे हैं। 1886 में शिकागो में 1 मई को 8 घंटे के लेकर के काम के अधिकार को आंदोलन, दुनिया भर के अंदर 8 घंटे की स्वीकार्यता हो गई। आज हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि हम 12 घंटे काम लेंगे, 14 घंटे काम लेंगे। 8 घंटे के काम के अधिकार के ऊपर का ही हनन हो रहा है। वर्कर से ओवर टाइम कराया जा रहा है, सफाई वर्कर से ओवर टाइम कराया जा रहा है, और ओवर टाइम की मजदूरी नहीं दी जा रही है। मैं कल का एक उदाहरण देना चाहता हूं आपके पास। श्रमायुक्त कार्यालय प्रयागराज पर बहुत बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी आए थे जो कुंभ के मेले में लगे थे, जिनसे ट्रिपल ड्यूटी ली गई, और उनको न तो ट्रिपल मजदूरी दी गई, न जो मजदूरी दी जानी चाहिए थी, एक अवधि की एक शिफ्ट की वो मजदूरी दी गई। सरकार ने आंकड़ों में कह दिया कि हमको इतने 1000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, लेकिन जिस स्वच्छता कर्मी को आपको मजदूरी देनी थी, आप उसकी मजदूरी देने से काम ले रहे हैं आप 8 घंटे से ज्यादा। बिजली के अंदर ये हालात हैं कि आप 8 घंटे से ज्यादा, हर सेक्टर के अंदर 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं, ओवर टाइम की मजदूरी नहीं दे रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को पूरे प्रदेश के समस्त नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, महानगर पालिकाओं में न्यूनतम मजदूरी आज की तारीख के अंदर भी नहीं लागू है। बहुत सारी जगहों के ऊपर अभी न्यूनतम मजदूरी नहीं लागू है। आप कह रहे हैं कि समस्याओं का हल जो हल हुआ हो रखा है, जो विधान प्राविधान है, आज उनको समाप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। श्रम के 44 कानून जो श्रमिकों के हित में थे उनको सरकार समाप्त कर चुकी है और उसकी जगह पर 4 संहिताओं को लागू करना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से अपने मजदूरों का जितनी भी समस्याओं को लेकर के क्या आखिरी आश्वासन देना चाहें? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि मजदूर हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके, जात बिरादरी से ऊपर उठ करके अपने हक हुकूक के लिए जिस दिन संगठित हो जाएगा, सरकार अपने आप उनके हल की तरफ अपना ध्यान खींचेगी, उस तरफ उसका ध्यान खुद ही जाएगा। असल में मजदूर इकट्ठा नहीं हो, सिर्फ इसके लिए सरकार लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है, खुदाई कर रही है और कुछ कर रही है, उन्माद खड़ा किया जा रहा है। ये सारे सवाल क्या, जैसे अभी आपने खुदाई की बात करी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं धार्मिक स्थलों को खोद करके दूसरे अदर धार्मिक स्थलों को ढूंढा जा रहा है, पर उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है, जहाँ तक कि हमारे ख्याल से देखा जा रहा है। क्या देखना, किस तरीके से इसको देखते हैं कि क्या आपका आरोप है कि खुदाई करके अपनी नाकामियों को सरकार छुपा रही है? निश्चित रूप से छुपा रही है, और सरकार सिर्फ एक उन्माद खड़ा करना चाहती है। सरकार एक बड़ी संख्या में लोगों को बांट करके मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना है। युवा रोजगार नहीं मांगे, मजदूर अपने हक नहीं मांगे, विद्यार्थी पढ़ाई के ध्यान पर अपना क्या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए, शिक्षा पाने के बाद वो रोजगार की बात नहीं कह पाए। सरकार कह रही है बेरोजगारों को कई हजार नौकरियां दे रही है। वो आज उसी से आह्वान किया, जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरेगी, आज उसी के साथियों को, इन नाटक कर्मियों के और कानून जो सरकार ने निकाल दिए हैं ना, ये नया कानून जो बना 43 कानून को पसंद करके
जो 4 दिन के कानून जो बनाए हैं श्रमिकों के, वो बहुत ही खतरनाक है। तो उसके लिए सम्मेलन भी हो रहा है और 20 आने वाली 20 मई को ऑल इंडिया में हड़ताल भी है। 4 दिन कोर कानून से लेकर आने वाली 20 मई 2025 को ऑल इंडिया में सभी मजदूरों की जितने भी फेडरेशन है, जितनी भी यूनियन है, सभी ट्रेड यूनियन मिलकर 20 मई को हड़ताल कर रही हैं इसके विरोध में। ऐसा हम विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ खड़े होते हैं, ऐसा हम बहादुर जर्नलिस्टों के साथ खड़े हुए जिन पर बताइएगा। मैं लक्ष्मी नारायण पटेल, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मैं प्रांतीय मंत्री हूँ और ऑल इंडिया एनटीपीसी वर्कर फेडरेशन का उप महामंत्री हूँ। आज इस सम्मेलन में मैं जो विशेषकर हमारा जो है ऑल इंडिया एनटीपीसी वर्कर फेडरेशन में मैं टांडा से रिटायर्ड हुआ हूँ। 31 अक्टूबर 2021 में रिटायर्ड हुआ हूँ और मैं वहाँ के एनटीपीसी वर्करों के और टांडा के मुद्दों को उठाता रहता हूँ, क्योंकि हम लोग 2000 में बिजली बोर्ड से टेक ओवर हुए थे एनटीपीसी में, और उस टेक ओवर में हम लोग की काफ़ी समस्याएं जो है लंबित है। एक तो प्रमोशन नहीं दिया गया, फिर और दूसरा क्या हुआ कि हम लोगों को बेहतर काशी नौकरी दी गई, वो W0 में दी गई, शैक्षिक योग्यता अनुसार नौकरी दी जाती, और हम लोगों को ये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा है वो भी बहाल नहीं हुई है। हम लोग उसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और जो बेहतर काशी नौकरी दी गई उसमें बैरियर लगा दिया गया, इनको फास्ट ट्रैक प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं और जो हम लोग संविदा कर्मचारियों की भी बार बार उठाते रहते हैं, वहाँ पे उनका बड़ा शोषण हो रहा है। बैक पेमेंट होने लगा है लेकिन अभी भी उन लोगों का जो स्केल होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इन समस्याओं के साथ मैं आज सम्मेलन में अपनी बात रखूंगा और धन्यवाद आप सभी को। सर, मजदूरों को लेकर के जिस तरीके से काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, किसानों की भी मांगों को लेकर के, किसानों की मांगे और असंगठित क्षेत्र की मांगे और क्या कहते हैं ये हम एनटीपीसी की मांगे, और जो किसान मजदूर है, जो घर का की महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी हैं और बहुत सारी है, उनकी मांगों का भी यहाँ पर जिक्र काफी अरसे से आप लोग जो है किसान हो चाहे वो मजदूर हो, काफी अरसे से मांगे अपनी जो है उठाते चले आ रहे हैं। और हम लोग आंदोलन करने के 20 मई को जो है आंदोलन करने की जो हमारी केंद्रीय नेता कामरेड अमरजीत कौर ने भी जो घोषणा किया है, हम लोग उसके आंदोलन पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इसके साथ ही और हम लोग स्थानीय स्तर पर भी आंदोलन का उठाएंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास किया गया। लेबर कोड की तस्वीर हमें दिखाई जा रही है। बिहार में केंद्र से सारी ट्रेड यूनियनों को चिट्ठी जाती है लेबर मिनिस्ट्री से, अपने रिकॉर्ड्स दिखाओ, अपनी मेंबरशिप दिखाओ, अपने रिटर्न फाइलिंग दिखाओ, अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाओ। सेंट्रल की गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है डायरेक्टली जाके स्टेट की यूनियंस को लिखना। हम ट्रेड यूनियंस ने इसके ऊपर संज्ञान लेके तुरंत लेबर मिनिस्टर से कहा, ये क्या ड्रामा हो रहा है, आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपका कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है कि आपके सेंटर से लेबर मिनिस्ट्री से कोई सीधे यूनियंस। कर्मकार कल्याण बोर्ड था 2009 जो नियमावली बैंक की सरकार में बना था, जो मजदूरों को 16 योजना मिलती थी, आज वो रिफंड कर दिया है। आज जोशी बोर्ड में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। रिन्यूअल में 90 दिन का कार्य प्रमाण पर लगा दिया है। कितने मजदूर जो है संगठनों ने कह रहे हैं कि भाई आप ठीक है मजदूरों भला चाहते हैं, कुछ ना करिए, खाली लेबर अड्डे निर्मित कर दीजिए। कम से कम एक बाउंड्री बनाकर और लेबर अड्डे निर्मित कर दीजिए। तो जो मजदूर आ रहा है, आज बिजली से मर जा रहा है, करंट से मर जा रहा है, भाड़ा से गिर के मर जा रहा है, उनके परिवार अनाथ हो जा रहे हैं, बच्चे बेघर हो जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आज पूरे देश में पूरा संकट है। कहाँ संकट है? सरकार तो कह रही है गरीबियत खत्म हो रही है। कैसे गरीबियत मैं कह रहा हूँ, वही आप खुद कह रहे हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों का अनाज दे रहे हैं। क्या जरूरत है 80 करोड़ लोगों का अनाज देने की? मैं कह रहा हूँ रोजगार ना दीजिए, क्या दिक्कत है? कौन मांग रहा आपसे 80 क्योंकि अब हमको 5 किलो अनाज दीजिए? लोगों को काम दीजिए, लोग खुद ही पैदा करते हैं। इलाज भी तो मिल रहा है फ्री आप। अरे भैया वो जो बनाए हैं ना अपना वो कार्ड,
वो कार्ड कहीं पर किसी का कहीं पर जो है रिन्यूअल नहीं, किसी का जो है आधा नाम नहीं, किसी को 4 लोगों को बना, किसी को 2 लोगों को बना, किसी को 1 लोगों को बना है। वो खाली जो है आसमान, खाली इनके नाम का वो मोतीवान है या आसमान है, वो तो यही जान सकते हैं, या इनके कर्मचारी जान सकते हैं। देश में बड़ा बुरा हाल है, देश में असंगठित क्षेत्र का मजदूर तबाह है, और उसके लिए ये सरकार जो है, किस तरीके से आप लोग मजदूरों की और भी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लगता है कि अरसे से करते चले आ रहे हैं, काफी समय हो गया, क्या अब 27 में इलेक्शन भी है? पूरा जो आज संवैधानिक पद पर बैठे हैं देश में, आज वो 4 घंटा काम नहीं कर रहे, और देश की जो मेहनत का समाज से 12 घंटा कराना चाह रहे हैं। अभी बीच में देखा है संसद 5 घंटा 5 मिनट 19 मिनट 15 मिनट 13 मिनट से, जिनकी तनख्वाह लाखों लाख रुपया है। हमारे आज चैनल जो- के माध्यम से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देश का जो मेहनत का समाज है, जो देश को सजा रहा है, साहब इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। तो कहते थे लोग, रहमन हाय गरीब की मुंह से सही न जाए, इतना आप मत पड़ताल करिए कि ये गरीब जो है कल आपकी कुर्सी खींच ले, ये ना होने पाए। इसलिए कम से कम जो है, जो आपने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है वो लागू करें, मजदूरों को जो है कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की जो है व्यवस्था करे सरकार। तो ये देश को सजाने वाले लोग हैं। वही जो किसान का बच्चा गांव में रहता है तो धरती का सीना फाड़ कर अन्न उगाता है, वो अन्नदाता है, और जब ये लखनऊ जैसे महानगर में आता है तो चमचमाती सड़क से लेकर गगन चुम्बी इमारतों जैसे काम करता है, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक मजदूर पैदा कर रहा है। वो आज देश का मजदूर जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है, और ये हमारे जो है डबल इंजन सरकार के लिए भी। आज हमारे योगी जी कह रहे हैं मैं अम्बेडकर विचारधारा ला रहा हूँ, अम्बेडकर तो उनके ऊपर गोष्ठियां कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ साहब, अगर ज्यादा अम्बेडकरवादी है ईमानदारी से तो सिर्फ भारत में संविधान पढ़ा है। देश के बच्चों को जिन संवैधानिक ज्ञान हो जाएगा उस दिन साहब आपको जो है सारे जायदाद सिर्फ, जबकि किताब सरकार के पास है, स्कूल सरकार के पास है, टीचर सरकार के पास है। सिर्फ भारत में कक्षा 5 से, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, संविधान पढ़ा दीजिए। आप दिखाइए मत, कोर्टियां मत करिए, आपके पास सारा मटेरियल है। संविधान पढ़ाने से क्या होगा? संविधान पढ़ाने से लोगों को जागरूकता होगी। जो आज भाईचारे में हिंदू मुस्लिम बना है, ये वक्फ कानून, दुनियादार कानून, जो ये सभी वकालत करने लग जाएंगे। वो क्या लगता है, सही गलत का अनजाता हो जाएगा। तो आज जो आपस में भाई भाई के कत्ल हो जा रहा है, माँ बेटे को मार दे रही, बेटा बाप माँ को मार दे रहा है, ये सारी समस्याओं का समाधान थोड़ा कम होगा। और जब विदेश में जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, हम बुद्ध की धरती से आए, वो यहाँ युद्ध हो रहा है, तो बुद्ध के विचारों का देश अगर मानते हैं तो बुद्ध के विचारों जैसे घरों में एकता बने, भाईचारा बने, मोहल्लों में भाईचारा बने। ये मेरे हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश मैं देंगे आपके लास्ट के में? माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ये सब जो है लड़ाई और चंद पूंजीपतियों से देश नहीं चलेगा। ये जो देश में सजा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरे भारतवासियों का देश है। ये सबके बल से देश चलेगा, सबकी मेहनत से देश चलेगा, ईमानदारी से देश चलाइए, चंद पूंजीपतियों को। थैंक यू सर, थैंक यू। AITUC पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से पैदा हुई। AITUC सर अपना शुभ नाम बता दीजिए और आज यहाँ किस लिए महेंद्र है, नाम है उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ एटक का एक जन संगठन है। इसका एफिलिएशन एटक से है और आज AITUC का ये उत्तर प्रदेश का 26वां राज्य सम्मेलन हो रहा है। चूंकि इसमें उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ भी प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसके लिए हम सर बिजली विभाग से लेकर लगातार निजीकरण की बातें हो रही है, लगातार सरकार निजीकरण को क्या आमादा है, इसको लेकर आप तुम्हें क्या रहे? ऐसा है कि सरकार जो है अपने केवल पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए इस बिजली विभाग का निजीकरण कर रहा है। बिजली विभाग का निजीकरण मुनाफे के लिए बिजली विभाग नहीं है, ये सेवा के लिए है। लेकिन ये सेवा न दे करके इसको मुनाफे का सौदा बना करके अपने मित्रों को देना चाह रहे हैं, जिसमें कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिनका ये निजीकरण कर रहे हैं 42 जिले, इसमें 66,000 करोड़ रुपया अभी जनता के ऊपर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को बकाया है और इनकी निगाहें उस पर लगी हुई है कि जो 66,000 करोड़ है वो बड़े आसानी से वसूल करके डका जाए। इसका उदाहरण है कि हमारा टोरेंट जो फ्रेंचाइजी है, लाइसेंसी नहीं है, वो आगरा में
उस 22,000 करोड़ 1/4/10 में जब उसका फ्रेंचाइजीकरण हुआ था, जब उसको दिया गया था तो 22 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश राज्य पावर कारपोरेशन का बकाया था और उसमें ये लिखा हुआ था कि 22,000 करोड़ वसूल करके उपभोक्ताओं से वो पावर कारपोरेशन को देगा और पावर कारपोरेशन उस पर 10% उसको इंसेंटिव देगा। लेकिन वो 22,000 करोड़ तो वसूल लिया, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को एक पैसा नहीं दिया। निजीकरण का जो दूसरा मुनाफा, ये फायदे की बात है कि वही क्या नाम है, हमारा केस्को भी था उसी LOI में और आगरा भी था, लेकिन केस्को के लोग लड़े और बच गए। आज उसकी वसूली रेट 7.98 और 7.98, चूंकि वो हमारा लाइसेंसी नहीं है, वो फ्रेंचाइजी है, तो जो हमारा टैरिफ तय होता है वही टैरिफ लेता है। लेकिन हम 5 रुपए 56 पैसे में बिजली खरीदते हैं और 4 रुपए 36 पैसे में हम उसको बिजली देते हैं टोरेंट को, जिससे कि 275 करोड़ रुपए सालाना घाटा ऐसे ही हुआ। और 10,000 का जोड़ लीजिए, 10 साल का तो लगभग 23,000 करोड़ रुपए घाटा हो और 22,000 करोड़ वो खा चुका। तो ये स्थिति है और इसीलिए पीछे यहाँ है अभी कंसल्टेंट का आपका आप लोगों के सामने मुद्दा आ गया कि उसने एफिडेविट दिया था कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कहीं नहीं हुई, लेकिन जब अमेरिका से निकल के आ गया कि $42,000 उसके ऊपर पेनाल्टी लगी हुई और उस एफिडेविट में दिया। जब हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, तो उसको मतलब इससे बाहर करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी और दूसरा हित लाभ को इन्होंने हटा दिया है। हित लाभ होता है ये कि वो हमारे यहाँ कोई काम न कर रहा, लेकिन मध्यांचल में मीटरिंग का काम कर रहा है स्मार्ट मीटर। फिर भी ये सरकार सारी चीजों को अनदेखी करके नियमों को विपरीत जा करके आज 7 दिन से उस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि उसके खिलाफ FIR कीजिए, उसको कालिक सूची में डालिए, लेकिन 7 दिन से चेयरमैन उस चीज को दबाए बैठे। तो निजीकरण से जनता को क्या नुकसान होगा, ये हमें आपको सोचने की जरूरत है। कर्मचारियों का तो 50,000 संविदा कर्मचारी के झटके में निकाल दिए जाए, क्योंकि एग्रीमेंट उनका पूर्वांचल से, जिस दिन दूसरी कंपनी आएगी वो कंपनी उनको निकाल देगी। 26,000 रेगुलर कर्मचारी हैं जिनका की भी बहुत से अधिकार में हो जाएगी। भाई आज जो पा रहे हैं वो सरकारी नौकरी है, लेकिन जब प्राइवेट के पास जाएंगे तो प्राइवेट इतना अगर नहीं देगा तो कहेगा हमारे साथ तो काम करना, करिए ले तो जाइए। ये तो मतलब ये कर्मचारियों का पक्ष है, लेकिन जनता को क्या असुविधा हुई वो जानने की आवश्यकता है और जनता के बीच में जाने की जरूरत है। जनता को सबसे बड़ी असुविधा है कि आज जो हम देते हैं इसी एक ही उद्योग में 6 तरीके से हम बिलिंग करते हैं। जैसे कि किसान को हम 1/4/23 से मुफ्त बिजली दे रहे हैं, कमर्शियल का रेट अलग होता है और औद्योगिक का रेट अलग होता है, लेकिन घरेलू जो होता है उसमें भी हमारे पास स्लैब 100 यूनिट तक अलग स्लैब है। जो हम 100 यूनिट से नीचे चलाते हैं उनको 3 रुपए 90 पैसे में देते हैं, और 100 से 200 का रेट अलग है, 200 से 300 का रेट अलग है, 300 से 400 का अलग है, और 400 से 500 का अलग है, 500 से अबव का 6.5 रुपया है। जो ये हम देते हैं, जो जिससे कि हम ऊपर का कमर्शियल से जो लेते हैं उसको सब्सिडाइज करते हैं। लेकिन अगर जिस दिन आ जाएगा तो आपके सामने उदाहरण आप पता कर लीजिएगा कि बॉम्बे में 17 रुपए 10 पैसे है घरेलू बिजली की कीमत, वो कोई नहीं देता। वो 17 अगर 17-10 है तो 17-10 गरीब भी देगा, 17-10 अमीर भी देगा। तो ये तो जो गोलवरकर जी कह गए कि अगर आपको सत्ता में काबिज रहना है तो अपने 2-3 मित्रों को बनाए रखिए और सत्ता आपके हाथ से नहीं जाए। वही चीज लेकर के, और उन्होंने एक अंग्रेजों के भी कहा था, अगर हम लोग देख रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम और ये गरीब तबके को यदि आजादी देनी है तो ऐसी आजादी हम लोगों की मंजूर हुई। और उसी रास्ते पर चूंकि RSS करते उसी रास्ते पर ये भाजपा चलते हुए आज वो स्थिति ले आ रही है। बिजली विभाग से निजीकरण जो हो रहा है, चाहे 4 श्रम कह रहे हैं, 4 श्रम कोड में आपको 300 आदमी अगर कहीं कर रहा है किसी फैक्ट्री में तो उसमें इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, हड़ताल का अधिकार छीन लिया जाएगा। जिस दिन हम नोटिस देंगे उसी दिन न्यायालय में चला जाएगा, और हम जब तक वो सुनवाई करता रहेगा तब तक हड़ताल हम नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान का अधिकार है, लेकिन ये सरकार सारे अधिकारों को छीन करके इस तरह से सारी चीजों को ध्वस्त कर रही है। और बिजली का निजीकरण अगर ये हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब तबका
बुंदेलखंड में रहता है, जो कि दक्षिणांचल में है। सबसे गरीब तबका पूर्वांचल में रहता है, जिसमें आपका बनारस और गोरखपुर एक मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। ऐसी जगहों पर पहले उपयोग कर रहे हैं और 42 जिले चले जाएंगे तो पूरा प्रदेश नहीं बचेगा, क्योंकि मध्यांचल में फायदा है, पश्चिमांचल में फायदा है। और घाटा यहाँ भी नहीं है। घाटे की अगर बात कर रहे हैं तो 1,15,000 करोड़ जनता के ऊपर हमारा बकाया है, सरकारी और जनता सब। लेकिन इसमें सर डिस्काउंट में ये आता है कि तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से ये फिगर बड़ी दिखेगी। कंपाउंडिंग को जो कहते हैं वो गलत कह रहे हैं भाई। आज 1,15,000 करोड़ जो है, और उसके साथ साथ अगर आप कह रहे हो कि 42,000 करोड़ हर साल हमारा घाटा हो रहा है, लेकिन जो गरीब तबके को और जो किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हो, जिसका 22,000 करोड़ हमारा सब्सिडी बनता है, अगर प्राइवेट आएगा तो आप उसको 22,000 सब्सिडी देंगे शुरू में, तब वो बिजली देगा। और हम बिजली दे रहे हैं, हमारा 22,000 करोड़ घटा दीजिए तो कितना हमारे मतलब घाटा हो रहा है। इसलिए ये तो इनका कहना है तो टोटल गलत है, और वो हम लोगों से डिबेट करने को तैयार नहीं है। पहले आपने देखा कि बिल्कुल निकाले थे, उसका जब हम लोगों ने जवाब देना चालू किया तो उन्हें बंद कर दिया। अब आज बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। और आज आपके सामने ये भी है कि जितने भी आपके संविदा के कर्मचारी हैं, आज निजीकरण नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी जहाँ 4 गैंग होती थी वहाँ 2 गैंग कर रहे हैं, 40% की कमी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जनता में हम बदनाम हो नहीं कि बिजली विभाग काम करने में अक्षम है, इसलिए हम प्राइवेट को देना चाहते हैं। भाई अगर उस तरह से वो नहीं जीते हैं, तब ये रास्ता अपना रहे हैं। 55 साल आज सोचिए, 55 साल में संविदा के साथी को रिटायर कर दिया, कराइए कहाँ का काम। 60 साल में लेबर कोड कह रहा है, 60 साल में बिजली विभाग भी अपने कर्मचारी को रिटायर कर, अब तो 65 कर रहे हैं और 65 कर रहे हैं। और यही निदेशक जो हमारे यहाँ बैठते हैं, यही पावर कारपोरेशन में निदेशक लोग बैठ रहे हैं, 65 साल तक बैठे हैं। जो बड़े पदों पर है उनको आप 65 साल रखेंगे, और जो नीचे काम करने वाला है उसको आप 55 साल में निकाल दे रहे हैं। तो ये केवल एक रचित चीजें हैं, और इसमें श्रम विभाग ने मुक्त दर्शक बनाया। हम लोगों ने श्रम आयुक्त को लिखा, उन्होंने डीएलसी को भेज दिया कि आप अपनी जांच करके दिखाओ कि भाई हम आपसे मांग कर रहे हैं, आपको हम दे रहे हैं कि क्या नाम है, ईद के फैक्ट में क्या है, ईद के फैक्ट में 58 साल के बाद पेंशन मिलेगी। आज आप 55 पे रिटायर कर देंगे, 3 साल बाद में बैठेगा, 3 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगी, और उसके बाद भी पेंशन कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, क्योंकि सर्विस के आधार पर ही पेंशन तो मिलती है। ये चीजें जो हो रही हैं, इसी कारण से जनता को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, और दूसरे नंबर पर कर्मचारी आता है। और ये जो कहते हैं कि हमने जो कहा वो मैं कर रहा, जब आप 18 में समझौता किए हो, श्रीकांत शर्मा मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखित समझौता किया है कि इसी में रह करके हम सुधार करेंगे और बिना विश्वास में लिए निजीकरण नहीं करेंगे। फिर 20 में फिर ये गंगा जी जो सीमेंट बनाते हैं वही उसमें भी और बैठ जाइए, थक गए हम। श्रीकांत शर्मा और उनकी सब कमेटी बनी थी, उन्होंने एक चीज लिख के दिया है, लेकिन ये सरकार अपने ये समझौते पर नहीं मानने को तैयार। मीटिंगों की व्यवस्था है, आपने 2000 में जो हमें हमसे समझौता किया, गजट नोटिफिकेशन है, सारी हमें ये जो सुविधाएं कर्मचारियों को मिल रही नहीं छीनेंगे। आज आप स्मार्ट मीटर लगा रहे, और स्मार्ट मीटर जनता के लिए भी दुखदायी है, क्योंकि जनता को इसको देखना चाहिए कि स्मार्ट मीटर है क्या। आज स्मार्ट मीटर के नाम पर आपके यहाँ लगाया जा रहा है। पहले तो घपलेबाजी उसी में हो रही है कि जो 2000 का मीटर है वो 12,000 में आपके यहाँ लगाया जाता है, और पूंजीपतियों को गवर्नमेंट 700 रुपए देती है, और शेष उत्तर प्रदेश सरकार और कॉर्पोरेशन पैसा दे करके उनको टेंडर कर रही है कि वहां लगाएंगे। और उसको लगने के बाद जिस दिन वो, जैसे हम मोबाइल पोस्ट पेड प्रीपेड दोनों था ना, आज पोस्ट पेड लोग भूल गए, जो प्रीपेड है, लेकिन 3 दिन पहले मैसेज आता है कि आपका ये टैरिफ इस दिन खत्म होने वाला है, आपको रिचार्ज कराएंगे। इसी दिन इसी तरह से हो जाएगा कि आपका प्रीपेड मीटर कर दिया जाएगा, और 12 बजे रात में अगर आपका पैसा खत्म तो आपकी बिजली बंद। और आज तो ये स्थिति है कि 8 साल उस कंपनी को ही ठेका दिया कि 8 साल वही रिचार्ज करेगी, तो आप कंपनी वाला 4-4 दिन नहीं रिचार्ज करना। आज भी आपके सामने अखबारों में आप लोग देख रहे हैं, आ रहा है, अभी लखनऊ का ही आगे एक आदमी का 4 दिन बाद हुआ, और उसमें भी जब जांच हुई है तो फास्ट भग रहा है। फास्ट क्यों भगा रहे भाई? ये सारी चीज जनता को भी सोचने की जरूरत है। और आपके सामने जो किसानों का हमने मुद्दा रखा, आप यही ग्रेटर नोएडा में NPCL वो नहीं देती है किसानों को, और ये कह रहे हैं कि हम 24 घंटे दे रहे हैं। आप जा करके 120 गांव ग्रेटर नोएडा में है, वहां पता कर लीजिएगा
इनको 8 से 10 घंटे बत्ती मिलती है। सर जितनी भी समस्याएं बताई हैं इन समस्याओं को लेकर के आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हमारी अपील है कि लोग विभाग हित में और सार्वजनिक क्षेत्र को बचाकर अपने हित में कि उनका शोषण न ये लोग करें, क्योंकि जिस दिन पूंजीपति आ जाएगा तो एक बार आ जाने के बाद वो जाएगा नहीं। आपके सामने ये क्या नाम है एयरपोर्ट उदाहरण है कि आप लोग जाते थे, हम लोग जाते थे, 10 मिनट आपको छूट मिलती थी। आपको ऐसी लाइनें लगा देते कि गए कर जानबूझ करके आपको आदमी देंगे और आपको बचा 100 रुपए में चाय मिल रही हो, 50 रुपए में चाय मिल रही हो, बाहर 10-15 चाय पी रहे। वही हाल किसानों को हो जाएगा कि जो सीमित पानी देता है किसान अपने खेतों में वो नहीं दे पाए। जो आज आप अपने घर में बत्ती जला रहे हैं, ये बत्ती कंपनी जिस तरह से कंपनी से जब टेक ओवर हुआ था, ये बिजली एक सिंबल थी कि जिसके घर में बल्ब जलता था वो लोग सोचते थे कि इसका स्टेटस अच्छा है। वही स्थिति आज सरकार ला रही है। तो अगर इससे बचना है तो लोगों को इसका विरोध करना चाहिए और विरोध करके उसको सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार वोट की राजनीति पर ही मानती है। ठीक है, ये थैंक यू। वोट की राजनीति सब लोग जान जाएंगे कि हमारे क्या अधिकार है, हमारे भी एक वोट है, हमें भी वो चीज मिलनी चाहिए। हमारा भी बच्चा अगर पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है तो बिजली विभाग में हो जाए। हमारे लोग अगर भी काम करके चाह रहे हैं तो अकाउंटेंट बने। तो ये सारी चीजों को अगर खत्म करना चाहते हैं और 15,000 की श्रेणी में अपने बच्चे को खड़ा करना चाहते हैं तो न समर्थन करें, अन्यथा इन सबको पाना है तो लोगों को बिजली विभाग का समर्थन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग एक लड़ाई लड़ करके इसको बचाएं। ठीक, थैंक यू सर।